माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के ये फिजिक्स का मैराथन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइन कि स्टूडेंट, जब आप नींद में टॉपर बनने का सपना देख रहे होते हो ना, उस समय एक टॉपर अपनी नींद को त्याग करके पढ़ रहा होता है। तो सिर्फ सपने मत देखो, सपने पर तुरंत एक्शन लो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके आप भी इस बार 2026 में टॉपर बनेंगे। वैसे आज का ये वीडियो जो है ना, क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा वीडियो है जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि आज मैं फिजिक्स का एक ऐसा महामैराथन क्लास लेकर आया हूं। हो सकता है ये क्लास 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास हो, लेकिन ये वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर 90%, 95% प्लस लेकर आते हैं। तो आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का 70 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला वीडियो लेकर आया हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ यही एक वीडियो देखकर आपका 70 नंबर नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन यह एक ऐसा वीडियो है ना जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, लघु उत्तरीय भी होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी। मैं सबको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में खत्म। उन्हीं लाखों बच्चों की तरह अगर आपने भी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, फिजिक्स में आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। सबसे पहले हमारी इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेज में प्रोवाइड कराता रहूं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, 2026 में 95 प्लस की हमारी गारंटी है। हम भी टॉपर स्टूडेंट की तरह टॉप करके अपने माता पिता का जो सीना है ना, वो गर्व से चौड़ा करेंगे इस बार 2026 में। आज ही कसम खा लीजिए कि हम क्यों टॉपर नहीं बन सकते। एक टॉपर और हम में डिफरेंस क्या होता है भाई, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में। सबसे खास बात क्या है, ये किसी एक चैप्टर का मैं नहीं बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन को मैंने लिया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 10 से भी अधिक। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और फाइनली हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। यहां पे कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, मूवी नहीं चल रही है कि आप बढ़िया पॉपकॉर्न लेकर खा रहे हैं और मूवी देख रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है ना, उसका पेन और कॉपी होता है। तो लेकर बैठ जाना हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लेना। गारंटी है भैया इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर बात करें तो मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, सबको मैं आज बताने वाला हूं। आज फिजिक्स का खात्मा करेंगे भैया, ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखो विद्युत फ्लक्स के बारे में मैं आपको डीपली बता चुका हूं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो भैया विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना, वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, समझ में आया। या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। ये मैंने आपको जब विद्युत फ्लक्स बता रहा था ना, तो मैंने बताया था। तो वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ लेना। फिजिक्स से भैया मेहनत तो करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। What is the unit of electric potential? विद्युत विभव का मात्रक क्या है। जूल प्रति कूलम, जूल कूलम, कूलम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलम। भैया विद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से, और V इक्वल टू होता है W/Q।
ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जब विद्युत विभव मैं आपको बता रहा था तो V इक्वल टू W/Q0 मैंने बताया था। तो बताओ W है कार्य, कार्य का मात्रक होगा जूल, ठीक है। Q है आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो होगा स्टूडेंट जूल प्रति कूलाम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्टूडेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है ये विद्युत धारा चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। देखो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? भैया ये अतलघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। देखो 50 ओम प्रतिरोध का एक तार हमने ले लिया है, उसको खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखो पहले मैं इसको निकालता हूं। देखो हमारा प्रतिरोध दिया गया है R इक्वल टू दिया है बेटा 50 ओम, ठीक है। कितना दिया है? 50 ओम। उसके बाद में इसकी जो लंबाई है उसको दुगनी कर दी गई है, यानी कि n की वैल्यू जो दी गई है वो 2 दी गई है। हमें निकालना स्टूडेंट R डैश। देखो नए प्रतिरोध को हम R डैश मान लेते हैं। तो देखो एक फार्मूला होता है R डैश इक्वल टू होता है, क्या होता है फॉर्मूला? n स्क्वायर इंटू R। मतलब आपको करना क्या है, जितना गुना हम कर रहे हैं ना उसका स्क्वायर कर देना और इंटू जो आपका पुराना प्रतिरोध है उससे गुणा कर देना, बस हमारा नया प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। तो देखो R डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो कितनी गुनी हमने की है, हमने 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू R की वैल्यू 50 है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा गुणे 50। अब 50 का जब 4 से गुणा करोगे बच्चों तो आपका कितना आएगा? 200 आएगा ना। 50 का 4 से गुणा करो तो 200 ओम आ जाएगा, 200 ओम, ठीक है। ये आ गया, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध उसका नया प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। यानी कि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर प्रति मीटर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? ये फिजिक्स है, समझना पड़ेगा तभी आप आगे जाओगे, तभी आप एक दिन टॉप पर बनोगे। फिजिक्स को समझो सीक्वेंस वाइज। चलो भैया 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। दूसरा 5 का देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है हेनरी। तो भैया चुंबकीय आघूर्ण को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू IA होता है, IA नहीं IA, ठीक है। तो I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? अरे बिल्कुल सही होगा भैया, हम जो है फॉर्मूले से भी मात्रक निकाल सकते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 6 नंबर, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? इसका आप लोगों को आंसर देना है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है वैद्युतशीलता का, परावैद्युतांक का, चुंबकशीलता का या स्वाप्रेरकत्व का। अब देखो इसका आंसर आप सभी को देना है
कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, तो किसका मात्रक है इसका आंसर आप लोग देंगे, सर्च करके दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। देख लो ध्यान से, एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा। एलसीआर परिपथ की बात की जा रही है। फर्स्ट है 0, सेकंड है π/2, थर्ड ऑप्शन हमारा ये है, इसको थर्ड कर दीजिएगा, इसको सेकंड कर दीजिएगा। ठीक है, π/4 और फोर्थ है पाई। तो भैया इसका राइट आंसर होगा 0, शून्य। एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, तो अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में जो कलांतर होगा ना वो 0 होगा, 0 ही 0। ठीक है, चलो भैया 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये हमारे चैप्टर 8 का ही क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे का ही। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ना वो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ये हमारे चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का। बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है? बताओ, मैक्सिमम नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, या लाल प्रकाश के लिए? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बेटा 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, चलो यहां पे देख लो ध्यान से, इसको सेकंड ऑप्शन कर देना और इसको थर्ड ऑप्शन। अरे ऑप्शन में क्या रखा है, हमें तो सही आंसर जानना जरूरी है ना। तो देखो, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? मतलब जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा ना, तो बताओ कौन सी राशि है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा? फर्स्ट हमारा है तीव्रता, सेकंड है आवृत्ति, थर्ड है चाल, फोर्थ है तरंगदैर्घ्य। देखो भैया आवृत्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब अगर एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की जो आवृत्ति है ना उसमें कोई चेंजेस होगा ही नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना ये विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी, कैसी होगी? अपरिवर्तित रहेगी, 4 गुनी होगी, दुगुनी होगी, या आधी होगी? भैया मैंने आपको बताया था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, या लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अगर आप इस संवेग को दोगुना करते हो ना तो इसका जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा, अगर इसको दोगुना कर रहे हो तो देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो लाजमी है कि वो जो होगी भैया वो आधी हो जाएगी। अगर आप किसी कण का संवेग दोगुना करोगे तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलो 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, 12 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? ये परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन तो लिए ही लिए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 जूल, या शून्य? भैया हाइड्रोजन परमाणु की
आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 13, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 190 एमईबी, 139 एमईबी, 913 एमईबी या 931 एमईबी। तो एक एएमयू जो है ना वो 931 एमईबी यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो भैया 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनमें वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन या कोटर या प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन? भैया एन टाइप अर्धचालकों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनली 15 नंबर क्वेश्चन। शायद 14 क्वेश्चन आप में था और मैंने आपको 14 क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 14 चैप्टर हैं और एक एक क्वेश्चन सारे चैप्टर से हो गए। अब हम चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। बहुविकल्पीय हो गया, अब अति लघु उत्तरीय, तब लघु उत्तरीय, तब विस्तृत उत्तरीय। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे सेकंड चैप्टर का। बट एक चीज याद रखना बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में ही आए। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। देखो, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। आपको यहां पे एक सर्किट दिया गया, यहां पे दो संधारित्र हैं। देखो, एक 4 माइक्रोफैरड, एक 6 माइक्रोफैरड, यानी कि पहले संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 6 माइक्रोफैरड। फिर इसमें दो प्रतिरोध भी दिए गए हैं, 4 ओम और 5 ओम के। देखो, प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और हमारे संधारित्र भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। विद्युत वाहक बल जो है इसका वो 20 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है 1 ओम। तो जो जो दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सबको जानेंगे। तो देखो, हमें विद्युत वाहक बल जो है E दिया गया है। सबसे पहले इसकी वैल्यू दी गई है बच्चों कितनी? देख लो, ये 20 वोल्ट दिया गया है तो इसको लिख देंगे 20 वोल्ट। उसके बाद में हमें क्या दी गई है? देखो, हमें C1 और C2 दिया गया है, यानी कि पहले संधारित्र की धारिता C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 भी दी गई है। C1 की वैल्यू दी गई है कितनी? 4 माइक्रोफैरड मान लीजिए C1 वाले को, और 6 माइक्रोफैरड हमारी दी गई है C2 वाले की धारिता। ठीक है, उसके बाद में दो प्रतिरोध भी दिए गए हैं R1 R2, तो एक को मान लो R1 और एक को मान लो R2। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चा पार्टी? 4 ओम, 4 ओम। R2 की वैल्यू दी गई है 5 ओम। एक चीज हमें और दिया गया है, इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है R, ये दिया गया है बच्चों 1 ओम। कितना दिया गया है? ये दिया गया है 1 ओम। हमें निकालना क्या है? दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश निकालना है, यानी कि ये जो दोनों संधारित्र है ना, इन पर संचित आवेश Q की गणना करनी है। ठीक है, इसकी हमें गणना करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये इतनी वैल्यू दी गई है। देखो, हमें विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट दिया गया था। C1 और C2 जो है हमें 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड दिए गए हैं। दो प्रतिरोध हैं, 4 ओम और 5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध दिया गया। हमें आवेश निकालना है, लेकिन आवेश का फॉर्मूला होता है Q = CB होता है। तो हमें यहां पे C क्या करना है? इन दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर C निकालना है। फिर हमें निकालना होगा V, तभी तो हम आवेश निकाल पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले हम प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। देखो, ये R1 और R2 जो प्रतिरोध हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिरोध R1 व R2, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो
तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है बच्चों R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 लिख देंगे क्योंकि दो ही प्रतिरोध हैं तो हम R1 प्लस R2 यहां पे लिखेंगे। तो R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखो R1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझो, R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 5। तो दोनों को ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा R की वैल्यू, R की वैल्यू आ जाएगी 9 ओम। तो प्रतिरोध तो हमें पता चल गया। अब हम धारा निकाल लेंगे, मतलब अस्थाई अवस्था में इसमें धारा कितनी बहेगी उसको निकाल लेंगे। तो हमें धारा I पता चल जाएगा, प्रतिरोध R पता चल गया, तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं ओम के नियम से, V इक्वल टू I R। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। अब हम लोग ध्यान से समझना, अब हम निकालेंगे अस्थाई अवस्था में धारा। अस्थाई अवस्था में, अस्थाई अवस्था में धारा, अस्थाई अवस्था में धारा का मान अब हम लोग निकाल लेंगे। देखो धारा का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा I इक्वल टू, यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा E अपान R प्लस R। ये फॉर्मूला होता है अस्थाई अवस्था में धारा का, मतलब विद्युत वाहक बल के पदों में ये फॉर्मूला होता है। साइड में मैं लिख देता हूं क्योंकि जगह की कमी है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा। देखो E के जगह पर क्या हो जाएगा, E के जगह पर हम रख देंगे 20 और R की वैल्यू कितनी है हमने निकाला है 9 ओम, और प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1 ओम। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू दी गई है, तो ये हो जाएगा 20/9 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 10, ये कट जाएगा आपस में। तो I इक्वल टू हमारा आ गया, I इक्वल टू आ गया बच्चों 2 एम्पियर। आया कि नहीं, देखो 2 एम्पियर आ गया, एम्पियर आ गया। समझ में आ गया, तो इतना समझ में आया। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि हमें दूसरे पेज में भी जाना है। देखो हमें यहां पे क्या हो गया, R की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 9 ओम और धारा की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब हम निकाल लेंगे A और B के सिरों के बीच विभवांतर। अब हम लोग निकाल लेंगे, मतलब A और B के बीच विभवांतर। विभवांतर निकालोगे तभी आवेश आपका निकलेगा। ठीक है, अब हम विभवांतर निकाल लेंगे, फिर दोनों जो आपके संधारित्र हैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो। नोट हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसको इरेज करता हूं यहां पे। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा यहां से इरेज। देखो इसको इतना इरेज कर दूंगा, हमें पता चल ही गया कि धारा 2 एम्पियर है और प्रतिरोध जो है वो है 9। ठीक है, अब A व B के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। A व B के सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर A व B के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, ओम का नियम हमें पता है, V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है IR। कितना होता है IR। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है अभी मैंने बताया था, I की वैल्यू हमने निकाला था 2 इंटू R की वैल्यू आई थी 9। देखो इन दोनों को हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो 9 आया था। आप लोग नोट करते रहिएगा, यहां पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने इरेज किया, आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो हमारा V इक्वल टू आ जाएगा कितना 18 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें V तो पता चल गया, अगर हमें आवेश निकालना है ना तो Q इक्वल टू फी भी होता है, तो अब हमें C निकालना होगा। C कैसे निकालोगे, देखो दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे संधारित्र, संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखो ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आएगा। तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब मैं साइड में ही कर देता हूं। देखो श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर यहां पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होगा ना तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, उल्टा होता है। तो 1/C1 की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 6।
ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/c इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 का 3 से 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, और प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो 5/12 ये आपका हो जाएगा, इसको 12 कर दीजिएगा, ठीक है, 5/12 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो कैची गुणा, 12 का 1 से, 5 का c से, तो 5c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, 5c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जगह है नहीं, तो मैं ऊपर का जो विभवांतर वाला है इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12, इसको ऐसे कर देते हैं संधारित्र, ठीक है। अब देखिए c इक्वल टू कितना होगा, c इक्वल टू हो जाएगा 12/5, कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। इसको कट करोगे ना तो 5 2 जा 12, 2 4 जा 20, तो c इक्वल टू हमारा आ जाएगा बच्चों, c इक्वल टू आ गया हमारा 2.4 माइक्रोफैरड, 2.4 माइक्रोफैरड ये आ गया। तो c हमारा आ ही गया, b हमें पता ही है, v अभी हमने निकाला है, v इक्वल टू आई आर किया था हमने, तो i की वैल्यू थी 2, r की वैल्यू थी 9, तो 18 आया था हमारा v, यानी कि c आया 2.4 माइक्रोफैरड, b आया है 18। अब मैं सबको इरेज कर दूंगा, देखो सबको मैंने इरेज कर दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो c हमारा आया है, c और v से हमें मतलब है, आवेश निकालना है तो c हमारा आया है कितना, c को अभी हमने ऐड किया था 2.4 माइक्रोफैरड और v की वैल्यू थी 18 वोल्ट, ठीक है। अब हम यहां पे दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश निकाल लेंगे, यहां पे लिखेंगे दोनों संधारित्रों पर आवेश, दोनों संधारित्रों पर आवेश, ठीक है। तो दोनों संधारित्रों पर आवेश अगर आपको निकालना है ना, तो फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू CB, Q इक्वल टू CB हो जाएगा। अब यहीं पे हम वैल्यू रख देंगे, Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो बच्चों C की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 2.4 इंटू V की वैल्यू है 18, तो इनको जब आप गुणा करोगे ना तो फाइनली हमारा आंसर Q जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 43.2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आवेश होगा दोनों संधारित्रों पर। तो करना कुछ नहीं था, हमें सब कुछ दिया गया था, हमें यहां पे 2 संधारित्र दिए गए थे, 2 प्रतिरोध, 1 आंतरिक प्रतिरोध, ई की वैल्यू दी गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को लिखा, ठीक है। उसके बाद में हमने दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 9 आया, फिर हमने अस्थायी अवस्था में धारा निकाल ली, 2 आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वहां से विभव निकाल लिया, तो V 18 वोल्ट आ गया, ठीक। उसके बाद में दोनों संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2.4 माइक्रोफैरड आया। अब भैया हमने क्या किया, दोनों संधारित्रों पर आवेश निकाल लिया, Q इक्वल टू CB, तो ये इतना हो जाएगा। अगर नहीं आपने नोट, देखो नोट कर लीजिएगा आप, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं ना, बाद में आप लोग नोट किया कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो ही गया आपका। चलिए अति लघु उत्तरीय का हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये भी हमारे विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना ही पूछा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, मतलब सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उनके बीच की दूरी पर भी ये निर्भर करता है। देखो ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी ना, उतना ज्यादा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा।
दूसरा देखो, वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, मतलब वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोड का कितना भाग डूबा है ना, उसके क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है। यानी कि यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा विद्युत अपघट्ट के घोल में, उतना कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्या आगे भी है। नेक्स्ट वाला तीसरा हमारा है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर भी यह निर्भर करता है। देखो, विभिन्न विद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ज्यादा विद्युत आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, बस इतने चीजों पर यह निर्भर करता है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक न्यूमेरिकल है बच्चों, और ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां पे जो दिया गया है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दी गई है। देखो V जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हमें दिया गया है। उसके बाद में हमें दिया गया V की वैल्यू दी गई है बच्चों कितना, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड ये हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो हमें यह भी दिया गया क्यू की वैल्यू, आपको पता ही है क्यू की वैल्यू जो होती है आवेश पर, कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें लॉरेंज बल F का मान निकालना है। चलो मैं साइड में निकाल देता हूं, इसी साइड में ये देखो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है लॉरेंज बल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं F से। F इक्वल टू होता है बेटा QVV, ये होता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग रख देंगे, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10 के पावर -19, V की वैल्यू है 10 के पावर 5 और B की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भैया, बहुत सिंपल है। F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 1.6 है गुणे 10 के पावर -19 है, ये 5 है, 19 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस होता है तो 10 के पावर -14 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 0, देखो 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो भैया 1/10 को ही हम लिखते हैं 0.1। ठीक है, तो 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 नहीं होगा, हो जाएगा। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा देखो 1.6 × 10 के पावर -14 है -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे -15 न्यूटन। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा लॉरेंज बल की वैल्यू, बस यही हो जाएगी वैल्यू। मतलब हमें B दिया गया था, V दिया गया था, क्यों पता है, तो F इक्वल टू QVV मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1.6 × 10 की पावर -15 न्यूटन इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद में जो है 4 नंबर क्वेश्चन होगा। अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हैं बच्चों। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारे
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। देखो एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एंपियर से 15 एंपियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें स्वप्रेरण गुणांक L की वैल्यू दी गई है। L की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? देखो ऊपर 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को पहले आपको बदलना है हेनरी में। देखो मिली को जब आप लोग हेनरी में बदलोगे बेटा ना, तो L इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 10 के पावर -3 से इसको गुणा कर देना है। देखो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी, क्योंकि 1000 मिली हेनरी इक्वल टू 1 हेनरी होता है। तो आप 10 को जब 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो ऊपर लेकर आओगे तो 10 के पावर -3 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें क्या दिया गया है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, यानी कि धारा भी हमें दी गई है बच्चों। धारा जो है इसको नहीं, टाइम भी दिया गया है, डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी गई है। कितना दिया गया है? देखो 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड हो जाएगा ये। अब मिली सेकेंड को भी हम सेकेंड में बदलेंगे तभी तो काम होगा। तो डेल्टा आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सॉरी डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा, मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलना है तो 5 गुणे 10 के पावर -3 ये सेकेंड अब हो जाएगा। सेम प्रोसेस। अब धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है? देखो क्या हुआ कि 5 एंपियर से 15 एंपियर हो रही है, यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू जो है उसको क्या करेंगे, 5 से 15 हुई है ना, तो यहां पे 15 में से 5 को घटा देंगे। तो डेल्टा आई की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी बच्चा पार्टी, वो आ जाएगी 15 में से 5 को घटाओगे तो 10 एंपियर हो जाएगा। 10 एंपियर ये हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, यानी कि E की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम साइड में चलते हैं, सारी वैल्यूज जो जो दी गई थी उसको हमने लिख लिया है। तो यहां पे लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों E से। तो E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो -L डेल्टा I अपान डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। चलो अब हम इसी पे निकाल लेते हैं। E इक्वल टू हमारा हो जाएगा -L है, L की वैल्यू दी गई है 10 गुणे, माइनस आगे लगा दीजिएगा, 10 गुणे 10 के पावर -3 गुणे डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 10 अपान डेल्टा टी की वैल्यू 5 गुणे 10 के पावर -3। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 कट हो जाएगा। तो फाइनली E इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा ना -10 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -20 वोल्ट ये हमारा आ जाएगा, -20 वोल्ट, और यही होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखो हमें स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू दी गई थी, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई थी, डेल्टा आई की भी वैल्यू दी गई थी। हमने फॉर्मूला लगाया प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमने फॉर्मूला लगाया E इक्वल टू -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो हमने वैल्यू रख दी, E की वैल्यू -20 वोल्ट आ चुकी है। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ही आपको लेना है। ठीक है, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना, ये किरण प्रकाशिकी का न्यूमेरिकल है। देखो +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाली दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भैया पहले आपको दो क्षमता दी गई है P1 और P2। अगर आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है ना, तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना होगा। P1 की वैल्यू है 2.50 डायोप्टर और P2 की वैल्यू है -3.75 डायोप्टर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता, तो संयुक्त लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होगा ना, वो हो जाएगा बच्चा पार्टी P इक्वल टू
P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 ये होता है संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो P1 की वैल्यू कितनी है 2.50 और प्लस आपका P2 की वैल्यू कितनी है -3.75। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ध्यान से समझो, 2.50 प्लस माइनस माइनस होगा 3.75, इतना हो गया। अब फाइनली हमारे P की वैल्यू जो आएगी ना वो आ गई बच्चों, कितनी आई 2.50 में से 3.75 घटाओगे ना तो 1.25 आएगा, अप्रॉक्स 1.25 डायोप्टर ये आपका आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, हमें संयुक्त लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर मिल गया। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी ना, वो कितना होता है, ध्यान से समझ लेना। देखो फोकस दूरी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, फोकस दूरी हम टोटल केवल निकालते हैं, वही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की क्षमता हमें मिली गई, तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा होगा फॉर्मूला 100/P, 100/P भी हमारा फॉर्मूला होता है। देखो P इक्वल टू 1/F होता है या P इक्वल टू 100/F होता है जब हमें सेंटीमीटर में निकालना होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 100/P, ये फॉर्मूला होगा फोकस दूरी का। ठीक है, अब F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसको तो मैं कुछ करने वाला हूं नहीं, 100/P की वैल्यू है -1.25। भैया 100 को 1.25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 80 आएगा। तो फाइनली हमारी फोकस दूरी जो आ गई F ना, वो आ गई बच्चों -80 सेंटीमीटर में ये आएगा, क्योंकि मैंने 100/F वाला फॉर्मूला रखा था। तो ये हो जाएगा भैया फोकस दूरी। समझ में आ गया? तो हमें क्षमता दो दी गई थी, P1 P2, हमने संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल ली दोनों को जोड़कर, फिर हमने फॉर्मूला लगाया क्षमता वाला, P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में होता है, तो हमने F इक्वल टू 100/P कर दिया। F इक्वल टू 100/-1.25, जब आप मल्टीप्लाई करोगे F इक्वल टू -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो इसको नोट करो फटाफट। अब इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है, नोट हो गया स्टूडेंट? अब चलिए अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अत लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। देखो बच्चों, आज मैंने आपको 5 अत लघु उत्तरीय प्रश्न बताया ना, लेकिन आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ऐसे ही मैं आपको कई क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका फिजिक्स जो है फिनिश हो जाएगा। देखो लघु उत्तरीय प्रश्नों पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 विद्युत धारा से लिया। देखो, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MK/s पद्धति में लिखिए तथा विमा सूत्र बताइए। भैया धारा घनत्व क्या होता है पहले ये जान लो। देखो धारा घनत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जो J होगा ना, इसका फॉर्मूला होगा J इक्वल टू I/A। बस यही होगा धारा घनत्व का फॉर्मूला बच्चों। अब आप लोगों को मात्रक अगर पूछा जाए क्या होगा, तो अब आप लोग तो निकाल ही लोगे मात्रक इसका। आप लोग जो समझदार बच्चे हैं वो जान गए होंगे। देखो I है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, प्रति A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में विमा क्या होगा, तो विमा इसकी क्या होगी
देखो धारा की विमा ए होती है, धारा की विमा ए होती है और L2 इसके ऊपर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, तो AL2 इसकी विमा हो जाएगी। तो यही है धारा घनत्व। ये फॉर्मूला याद रखना, J = I/A, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमा AL2। ठीक है, चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना सेकंड वाला। ये देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा बेटा। चलो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। मतलब इन्होंने, फैराडे जी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम समझ लो, इन्होंने बताया, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही मेन नियम है। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखो भैया, एक चुंबक मैं ले लेता हूं, यहां पे देख लो, ये एक चुंबक है। अब चुंबक में 2 सिरे होते हैं, सबको पता होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। हम क्या करते हैं, इसके इधर जो है एक कुंडली ले लेते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे एक कुंडली हमने इधर ले लिया है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो देखो इस चुंबक से होकर ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ये देखो भैया, ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी ऐसे स्टाइल से। ठीक है, ऐसे जाएंगी ऐसे, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहां पे निकल रही हैं। इनको नाम दे देते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और ये है बेटा कुंडली, ये है कुंडली। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो एक चुंबक हमने लिया जिसका नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव है, हमने एक कुंडली ले लिया। एक चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकलेंगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है ना, तो यहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहां पे होता क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा ही होगा, क्योंकि उन्हीं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पे उत्पन्न हो जाएगा एक विद्युत वाहक बल E। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। बस इतना सा लिख दोगे ना, नंबर आपको मिल जाएगा। ये फिगर बना दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बिना फिगर के भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसको नोट करो फटाफट, फिर हम दूसरा वाला नियम देखेंगे। चलो हो गया। अब चलिए दूसरा वाला नियम साइड में देख लेते हैं। ये रहा द्वितीय नियम। उन्होंने द्वितीय नियम में बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो विद्युत वाहक बल E है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि E = डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब आगे माइनस लगा देंगे, नीचे डेल्टा टी लिख देंगे। तो उन्होंने दूसरे नियम में हमसे कहा कि जो भैया चुंबकीय फ्लक्स, जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, देखो डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे भैया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या है, इतने से इतना हो गया, यानी कि φ1 φ2 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं, डेल्टा फाई के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग φ2 - φ1।
φ2 माइनस φ1, और आपका डेल्टा टी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना T2 माइनस T1, मतलब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वैल्यू हम उठाकर इसमें रख देंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझो चीजों को। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस φ2 माइनस φ1 अपान T2 माइनस T1, ये हमारा हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल का। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे परिवर्तन जब होगा चुंबकीय फ्लक्स में ना, तो φ1 से φ2 होगा, तो हम डेल्टा फाई के जगह पर φ2 माइनस φ1 लिख देंगे और डेल्टा टी के जगह पर T2 माइनस T1। तो एक और फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान T2 माइनस T1। अब मान लो जो कुंडली मैंने लिया था, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कितनी हो, n हो तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हमारा जो यही फॉर्मूला होगा ना, E इक्वल टू हो जाएगा, देखो आगे n लग जाएगा, यानी कि माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम समझ में आया, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई के जगह पर φ2 माइनस φ1 लिख सकते हैं, डेल्टा टी के जगह पर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान T2 माइनस T1, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसको तीसरा कर दीजिएगा, ये हमारे नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 पे आ चुके हैं। अरे टेंशन मत लो, पढ़ लो, काम आएगा। देखो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, तो नाभिकीय संलयन हेडिंग डालना, लिखना, संलयन का मतलब मिलना। तो देखो दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से थोड़ा कम होता है। मतलब संलयन से प्राप्त जो नाभिक का द्रव्यमान होगा ना, वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। मतलब जो अंतर होता है ना, उसके बराबर ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जैसे देखो एक मैं बताता हूं, जैसे आप लोग ले लो ड्यूटीरियम, हम ले लेते हैं 1H2 और प्लस 1H2, हमने ले लिया है ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिकों को हमने ले लिया। अब दोनों परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाएंगे 1H3, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइटियम, और एक हीलियम का नाभिक बनाएंगे 1He1H1, हाइड्रोजन का नाभिक बनाएंगे और थोड़ी ऊर्जा मुक्त होगी, लगभग 4 MeV, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होगी। मतलब क्या कहा गया था, देखो कहा गया था कि दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहां पे दो हल्के नाभिक हमने ले लिए, ये है ड्यूटीरियम, ये दोनों ड्यूटीरियम हैं। तो हमने ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिक ले लिए, इनको परस्पर संयुक्त किया तो हमारा एक ट्राइटियम बना, ट्राइटियम एक भारी नाभिक बना ट्राइटियम, और एक हाइड्रोजन आपका हुआ, ठीक है,
और थोड़ी सी आपकी ऊर्जा मुक्त हुई, लगभग 4 MeV की ऊर्जा भी मुक्त हुई। तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। देखो, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो दो हल्के नाभिकों को हमने संयुक्त कराया तो एक भारी नाभिक ट्राइटियम बना, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलेंगे। ठीक है, संलग्न संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान, ये जो संलयन से प्राप्त नाभिक है ना, इनका जो द्रव्यमान होगा वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। मतलब इन दोनों नाभिकों के योग से कम होगा इनका द्रव्यमान। ठीक है, तथा द्रव्यमान जो कम होगा ना, इसके अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होगी और इसके जगह पर थोड़ी ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। तो ये आपका हो गया तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसी में थोड़ा सा और है, ध्यान से समझ लेना। ये देखो, उदाहरण के लिए ये तो आपका हो गया भारी नाभिक, यही वाला अभी मैंने बताया। उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं जो अभी मैंने बताया। अब जो वो आया है ना, उसको ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अब जो हमारा ट्राइटियम आया था ना, कितना आया था ट्राइटियम 1H3, ये क्या करेगा, फिर से ड्यूटेरियम नाभिक से संलयन करेगा, 1H2 से ये संलयन करेगा। देखो ये दोनों फिर से संलयन किए तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा बन जाएगा यहां पे हीलियम का नाभिक बनेगा 2He। देखो ध्यान से समझो, इसको मैं इरेज करता हूं, इस तरह नहीं रहेगा। ठीक है, 2He4 ये हमारा बन गया। ठीक है, और प्लस 0N1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा लगभग ऊर्जा मुक्त होगी 17.6, ठीक है, MeV की, इतनी ऊर्जा हमारी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, हमने ड्यूटेरियम के दो नाभिक हमने लिए थे। ठीक है, उनका संलयन कराया था तो हमारा एक ट्राइटियम नाभिक बना था। हमने फिर से ट्राइटियम को ले लिया और ड्यूटेरियम के साथ ड्यूटेरियम के नाभिक से फिर से संलयन कराया तो हमारा हीलियम का नाभिक बना, हीलियम 2He4, इसका नाभिक बना 0N1 और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी मुक्त हुई। तो यही होता है नाभिकीय संलयन, मतलब दो हल्के नाभिकों को परस्पर संयुक्त कराएंगे, उनका संलयन कराएंगे, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलेंगे। ठीक है, हमने ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिकों का संलयन कराया तो ट्राइटियम बना, अब ट्राइटियम का फिर से ड्यूटेरियम के साथ हमने संलयन कराया तो भैया हीलियम नाभिक बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाभिकीय संलयन। समझ में आ गया? तो ये लघुत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया, इजी था। आगे मैं आपको फिर भी बताऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। देखो क्लास काफी ज्यादा लॉन्ग हो रही है तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पूरा फिजिक्स हमने कहा था, तो चलिए भैया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, वो मैंने एक डेरिवेशन लिया है और जो जिसमें मैं पढ़ा रहा था ना उससे अलग मैं लेकर आया हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा सकूं। ये जो डेरिवेशन है ये हमारे चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। ये देखो, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपको अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे डेरिवेशन करा रखे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सबके, तो आप लोग जाकर पढ़ लेना। आज मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर 4 का डेरिवेशन कराया जाए। तो देखो मैं सबसे पहले लेता हूं अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार मैंने ले लिया है। ये देखो एक धारावाही चालक तार मैंने ले लिया, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। अब इससे जो है r मीटर की दूरी पर, देखो इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P हमने मान लिया है, ये आपका बिंदु P है। इसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
इस जो तार मैंने लिया इसमें धारा भी तो बहेगी, तो इसमें धारा जो है वो मान लीजिए कि आई धारा बह रही है। कितनी? आई धारा यहां पे प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में। हम क्या करते हैं, इसको सेंटर मान के हम एक पहले वृत्त खींच देते हैं। क्या करेंगे? देखो इस बिंदु को हम सेंटर मान के ऐसे एक वृत्त खींच देंगे। समझ में आया? तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, चलो बाद में कर देंगे। तो इसको मैंने सेंटर मान के ऐसे एक वृत्त मैंने, ये देखो ये एक मैंने इसको कर दिया है। यहां पे कुछ चीजें इरेज कर देंगे हम लोग, देखो ध्यान से समझो। ये मैंने एक, हाँ ये आपका था चालक तार, ठीक है, यहां तक आपका था। तो ये चालक तार है पूरा आपका, ठीक है, ये इसके अंदर से जा रहा है। तो ये अब मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहां पे अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार ले लिया है, जिसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r मीटर है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा भैया बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर हो जाएगा, और इसी में आपका हो जाएगा डीएल वेक्टर, लघु अवयव जो डीएल वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, देखो माना एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने लंबा तार लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार से r सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है। इस P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो है निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। देखो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर जी का परिपथीय नियम क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जो इसका रेखा समाकलन होता है ना, वो किसके बराबर होता है? इसमें बहने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही होता है बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। समझ में आया? मतलब क्या कहा गया एम्पियर के परिपथीय नियम में कि इसमें बहने वाली, मतलब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये इसमें बहने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, चूंकि यहां पे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पे हम लोग आ चुके हैं, लिखेंगे चूंकि बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो हमारा यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? अगर दोनों एक ही दिशा में हैं बच्चों, तो यहां पे हमारा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा। इसलिए जो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा ना, वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा के बराबर। यानी कि ये इस टाइप से होगा, बी डीएल कॉस थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। अब चूंकि दोनों जो है बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तो हम जो है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। यहां पे लिखेंगे चूंकि थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां पे 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री रख देंगे हम लोग थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझो, ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली होगा, देखो ध्यान से समझो, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर
डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हमारा कितना आ जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल आ जाएगा, बी डी एल। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। देखो यहां पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन है तो b को हम बाहर ले आएंगे। अब b को जब हम बाहर लेकर आएंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे dl का। तो dl का समाकलन करेंगे, देखो यहां पे dl एक छोटा सा अवयव हमने लिया था, यहां पे जब इसका समाकलन करोगे ना तो आपका क्या होगा, देखो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन dl है ना ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी कि ये जो है 2 पाई r के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो हम यहां पे लिख देंगे भैया, यहां पे लिख देंगे चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई r, ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई r। इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो क्या लिखेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझो, डेरिवेशन है। इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहां पे b इंटू 2 पाई r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई r। ये इतना आ गया, यानी क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू b इंटू 2 पाई r। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ आप लोग। हमने आपको बताया था क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू होता है, कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो, इस क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर यहां पे इक्वल टू है b इंटू 2 पाई r, तो इस क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा, दोनों सेम है। तो हम यहां पे लिख देंगे बच्चों b इंटू 2 पाई r इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई, तो ऐसे ही रहेगा म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे हमारा b इक्वल टू कितना आएगा, b इक्वल टू हमारा आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, लास्ट हमारा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान ये 2 पाई r नीचे चला जाएगा, और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला भैया, यही हमें इतनी देर से डेरिवेशन करना था। यहां पे म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I है धारा, R जो है वो आपको बताइए दूरी है, ठीक है। तो यही आपका डेरिवेशन है। हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का तार मान लिया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे r मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया, क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब चूंकि b वेक्टर व dl वेक्टर एक ही दिशा में है तो क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, यानी कि इस पोर्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन bdl cos थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू bdl cos थीटा। अब क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन bdl आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आपका b को मैंने बाहर निकाल लिया, dl का इंटीग्रेशन किया, तो क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू वृत्त की परिधि के बराबर होगा 2 पाई r। तो क्लोज इंटीग्रेशन, देखो क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू हमारा आया b इंटू 2 पाई r। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें पता है क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, तो इसके जगह पर ये रख देंगे b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। बस डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। तो भैया यही था आपका क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। मैंने आपको इस वीडियो में फिजिक्स के बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय सारे क्वेश्चन को बता दिया। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा लॉन्ग जरूर हो गया, लेकिन इस मेहनत के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ऐसे ही क्लास चाहिए ना तो आप सभी लोग कमेंट कर देना सर नेक्स्ट क्लास, मैं सेम क्लास आपको लेकर आपके लिए आ जाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहेंगे। तो वीडियो कैसे
कैसा लगा भैया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।